नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात रेखा, जितेंद्र और श्रीदेवी की। रेखा के एक मजाक के चलते जितेंद्र ने श्रीदेवी संग अपनी एक फिल्म की और जोड़ी हिट हो गई। रेखा और जितेंद्र की जोड़ी एक समय काफी हिट थी। दोनों के बीच रिश्ता भी दोस्ताना रहा, दोनों के बीच मजाक भी खूब होता था और एक दिन यही मजाक श्रीदेवी के लिए इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होने का मौका बन गया। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेखा के साथ वो एक फिल्म कर रहे थे, तभी उनके पास हिम्मत वाला फिल्म ऑफर हुई और रेखा को डेट्स की प्रॉब्लम थी। कई सारी फिल्में उन दिनों रेखा कर रही थी और इसी की वजह से जितेंद्र की हीरोइन किसी और के लिए जो तलाश है वो शुरू हो गई, क्योंकि रेखा ने मना कर दिया, डेट्स की प्रॉब्लम बता दी। तो फिर ऐसे में एक नई हीरोइन की तलाश हुई, दूसरी हीरोइन की तलाश हुई और इसी बीच रेखा ने जितेंद्र को मजाक करते हुए कहा, रवि तू उस मद्रासन के साथ काम कर। अब रेखा जितेंद्र को उनके असली नाम से ही बुलाया करती थी, क्योंकि जितेंद्र का जो असली नाम था वो रवि कपूर था। और श्रीदेवी उस वक्त इंडस्ट्री में चूंकि स्ट्रगल कर रही थी और उनकी हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन था, जो भाषा है, वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन रेखा ने जितेंद्र को बार बार यही कहकर कहा कि वो एक बार श्रीदेवी संग काम करके देखे। दरअसल रेखा ये बातें मजाक में कह रही थी। जितेंद्र ने रेखा के मजाक को हकीकत में बदल दिया और श्रीदेवी के साथ अपनी पहली जो हिट फिल्म है हिम्मत वाला वो की और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में अगर आपने इस फिल्म को देखा हो तो ये फिल्म बिल्कुल साउथ फिल्मों की जो याद है वो आपको दिला देगी। बहुत सारे मटके इसमें रखे हैं, बहुत जो एक बैकग्राउंड है इस फिल्म का, जो वो काफ़ी एक अलग तरीके की थीम है। एक तोहफा तोहफा करके इसमें गाना भी, वो काफ़ी मशहूर हुआ था और इसके बाद दोनों की जोड़ी करीब 16 फिल्मों में नजर आई। हालांकि इसमें कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फ्लॉप भी हुई, मगर रेखा के एक मजाक ने श्रीदेवी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात अमिताभ बच्चन और रेखा की। जब अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए रेखा ने फिल्म भी ठुकराई और साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने दौर की हर एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रही एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ। दोनों ने एक साथ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। वहीं साल 1990 में विनोद खन्ना, किमी काटकर और फराह नाज की फिल्म आई कारनामा। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर रंजीत ने धर्मेंद्र, जया प्रदा और रेखा को अप्रोच किया था, लेकिन आखिरी वक्त में रेखा ने यह फिल्म छोड़ दी। अब आपको बता दें कि फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर रंजीत ने कई फिल्में डायरेक्ट भी की। वहीं अपनी फिल्म कारनामा के लिए उन्होंने धर्मेंद्र, जया प्रदा और रेखा को फाइनल किया। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बारे में बात करते हुए रंजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म सावन भादो में मैंने पहली बार रेखा के साथ काम किया था और हम अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से रेखा मेरी फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी। कारनामा का पहला शूटिंग शेड्यूल शाम को था और एक दिन मुझे रेखा ने फ़ोन करके पूछा कि शाम की जगह सुबह शूटिंग कर सकते हैं क्या। वो शाम को अमिताभ बच्चन के साथ वक्त बिताना चाहती थी। इसके अलावा राइटर राशिद किदवई ने भी अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में रेखा और रंजीत के इस किस्से का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक रेखा ने रंजीत की फिल्म का साइनिंग अमाउंट लौटा दिया था और उधर फिल्म के हीरो धर्मेंद्र भी अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर धर्मेंद्र ने भी रंजीत को एक्ट्रेस अनीता राज को फिल्म में लेने की बात की। हालांकि उनके साथ भी बात जम नहीं पाई और इसके बाद फिर पूरी एक कास्ट चेंज हो गई और इसके बाद रंजीत ने विनोद खन्ना, फराह नाज और
किमी काटकर को इस फिल्म में कास्ट किया। हालांकि फिल्म कब आई और कब गई खबर ही नहीं लगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात रेखा की। साल 1978 में स्टार कास्ट को दिए एक सनसनीखेज इंटरव्यू रेखा अ गर्ल विदाउट अ कॉन्शियस में रेखा ने दावा किया था कि एक बार पूरा बच्चन परिवार मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखने आया था। मैं पूरे बच्चन परिवार को प्रोजेक्शन रूम से देख रही थी और जया बच्चन पहली पंक्ति में बैठी थी। अमिताभ और उनके माता पिता उनसे पीछे की कतार में बैठे थे। वो जया को उतना साफ नहीं देख पा रहे थे जितना कि मैं। मेरे और अमिताभ के रोमानी दृश्यों में मैंने जया की आंखों से आंसू बहते हुए देखा था। ये माना जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर के बाद जया ने अमिताभ पर रेखा के साथ काम करने से रोक लगा दी थी और ये भी आम चर्चा थी कि अमिताभ को उनकी पत्नी की तरफ से अल्टीमेटम भी मिल गया है। इस पर रेखा ने कहा था कि मुकद्दर का सिकंदर ट्रायल शो के एक हफ्ते बाद इंडस्ट्री में तकरीबन सभी लोग मुझे बता रहे थे कि अमिताभ ने अपने निर्माताओं से साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करने वाले। उनके सिवाय सभी ने मुझे बता दिया। उन्होंने इस विषय पर कोई बात नहीं की। जब मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं उस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, मुझसे इस बारे में मत पूछो। उसी इंटरव्यू में रेखा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका दावा था कि अमिताभ ने उन्हें 2 अंगूठियां तोहफे में दी हैं जो वो हमेशा पहनती थीं। जब अमिताभ ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने वो अंगूठियां वापस कर दी और अपने रास्ते अलग करने की राह पर निकल पड़ी। रेखा कहती हैं कि मैं बहुत दुखी थी, करीब करीब टूट चुकी थी। उस समय मैं फिल्म खूबसूरत में काम कर रही थी और मैंने अपने दिलो दिमाग अपने रोल में लगा दिए। आप खुद देखेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मैंने वो 2 अंगूठियां नहीं पहनी हैं। ये अंगूठियां मुझे उन्होंने दी थी। मैं उन्हें तब भी नहीं उतारती थी जब मैं सोती थी, पर उन दिनों जब हम दूर थे तो मैंने उन्हें ये अंगूठियां वापस भेज दी। रेखा ने दावा किया था कि उनके साथ काम न करने के अमिताभ के फैसले से उन्हें बुरी तरह ठेस पहुंची थी। इसके बावजूद अपने गुस्से का शिकार अमिताभ नहीं बल्कि उनकी पत्नी जया बनी। बड़ी नाटकीयता के साथ रेखा ने ऐलान किया कि उनका दर्द जया से कहीं ज्यादा बड़ा है। रेखा बोली, कुछ दिन पहले एक अवार्ड समारोह में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं। सभी ने सोचा कि वो पंक्तियां उनके लिए हैं, पर वो पंक्तियां जया के लिए थीं। रेखा ने इंटरव्यू में भी उन पंक्तियों का जिक्र किया था जो कुछ यूं थीं, मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुमने मुंह फेर लिया। क्यों? तुम लग रहा है कि तुम बहुत बुरे हालात में हो, लेकिन क्या तुम देख नहीं सकते हो मेरी हालात तो और भी बदतर है। माना कि तुम्हारी निगाहों में दर्द है, मगर क्या तुम उन जख्मों को नहीं देख पा रहे हो जो मेरे दिल की गहराई में पैबस्त हैं? वो तुम्हारी चुभने वाली नजरों से कहीं ज्यादा गहरे घाव हैं। अपने बेधड़क और खुले जाहिरा अंदाज में रेखा ने राजदारी के सारे मायने मानो खत्म कर दिए। पर्दे हट चुके थे और अब सब कुछ बेपर्दा था। वो सच बोल रही थी, ये तय करना तो मुश्किल है, पर उनके बयान हंगामा जरूर बरपा देते थे। ऐसा लगता था कि वो बच्चन परिवार की बेदाग छवि से आमने सामने से 2-2 हाथ करने के मूड में थी। खुद को पहली बार दूसरी औरत के नाम से पुकारते हुए रेखा ने कहा था, लोग कहते हैं कि पत्नी का दर्जा एक पायदान ऊपर होता है क्योंकि उसे उसके पास पति होता है। मैं कहती हूं कि दूसरी औरत 10 पायदान ऊपर होती है क्योंकि पत्नी होते हुए भी उसका पति अपनी जिंदगी में दूसरी औरत की चाह रखता है। सवाल ये नहीं कि जया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, सवाल ये है कि जया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास भी है। अमिताभ बच्चन ने कभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की आज तक। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात रेखा और मौसमी चटर्जी की। किस्सा उस फिल्म का जिस फिल्म में मौसमी और रेखा एक दूसरे से उलझ गई। फिल्मी गलियारों में अक्सर दो एक्ट्रेस के बीच कैटफाइट्स की खबरें आती हैं। हालांकि ये सिलसिला काफी पुराना है। कई बार छोटी छोटी बातों पर ही दो हीरोइनें एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और ऐसा ही एक किस्सा 70 के दशक की दो खूबसूरत हसीनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक है मौसमी चटर्जी और दूसरी है रेखा। साल 1978 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था भोला भाला। इस फिल्म की वजह से मौसमी रेखा से उलझ गई थी। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने इसके नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात मौसमी को पसंद नहीं आई और वो भड़क गई। इतना ही नहीं, उन्होंने मेकर्स पर अपना नाम रेखा से आगे लिखवाने के लिए दबाव बनाया। हालांकि उनके दबाव डालने का कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि नेम टाइटल में रेखा का नाम ही पहले रखा गया था। वहीं रेखा और मौसमी चटर्जी की इस कैटफाइट का मीडिया को तब पता लगा जब एक इंटरव्यू में मौसमी ने रेखा का मजाक उड़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम रेखा से पहले क्यों नहीं आ सकता, मैं उनसे गई गुजरी थोड़ी हूं। आपको बता दें कि फिल्म भोला भाला के बाद भी रेखा और मौसमी कई फिल्मों में एक साथ नजर आई, लेकिन इस फिल्म का जिस तरीके से इन दोनों की कैटफाइट्स को लेकर सुर्खियों में बनना रहा, और लेकिन इस तरीके का मसाला किसी दूसरी फिल्म में लोगों को नहीं मिला। इस तरह का मामला किसी दूसरे फिल्म में सामने नहीं आया जो फिल्म भोला भाला में मौसमी और रेखा के बीच आया था। हालांकि फिल्म भोला भाला भी आई और गई फिल्म साबित हुई, लेकिन ये किस्सा और इनकी कैट फाइट्स सुर्खियां बटोर गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 70 के दशक की रेखा की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी मशहूर हो गई थी। ये वो दौर था जब वो कम से कम 25 फिल्मों में काम कर रही थी। वो हर रोज डबल शिफ्ट करती। हालांकि ये फिल्में बेहद आम कमर्शियल फिल्में थीं। इन मसाला फिल्मों में अभिनेता प्रेमेंद्र के साथ साज और सनम, संजय खान के साथ हसीनों का देवता, विनोद मेहरा और विनोद खन्ना के साथ ऐलान कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन रेखा ने मानो ठान लिया था कि अपने इंटरव्यूज के जरिए वो लगातार सुर्खियां बटोरती रहेंगी। एक फिल्म पत्रकार से अपने इंटरव्यू के दौरान वो बोली, आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब नहीं आ सकते अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते। किसी और से बोली, ये महज इत्तेफाक है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। रेखा विवाह से पहले सेक्स को भी सही मानती थी। उस जमाने में इसे फ्री लव कहा जाता था। शायद रेखा को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के बयान उन्हें एक ऐसी इमेज में बांध देंगे जिससे आजाद होना आसान नहीं होगा। अपनी फिल्म एक बेचारा साल 1972 में आई और इसके लिए निर्माता बीएन घोष ने रेखा को साइन किया था। फिल्म में रेखा के हीरो थे जितेंद्र, जिन्हें इंडस्ट्री में उनके डांस के अंदाज की वजह से जंपिंग जैक का खिताब दिया गया था। रेखा ने अब तक सिर्फ बी ग्रेड हीरो के साथ फिल्में की थी। जितेंद्र उनके पहले ए लिस्ट स्टार को स्टार थे और अपनी एक्शन फिल्म फर्ज की शानदार कामयाबी के बाद लड़कियों में जितेंद्र एक तरह से मशहूर हो गए थे। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी और रेखा ने उनकी कई फिल्में देखी थी और खूबसूरत पंजाबी जितेंद्र उन्हें बेहद पसंद थे। कुछ मुलाकातों में ही उनकी दोस्ती हो गई। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल शिमला में था। वहां की बर्फीली हवाओं के साथ ही जल्द रेखा और जितेंद्र के रोमांस की गर्मा गर्म खबरें आने लगी। शूटिंग से आती रिपोर्टों के मुताबिक जितेंद्र ने इन नज़दीकियों को बढ़ावा दिया था। वो रेखा से बेहद सलीके से बात करते। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का सिर्फ मजाक ही उड़ा था। पहली बार उन्हें प्यार और इज्जत का एहसास हुआ। जितेंद्र को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती। शिमला में शूटिंग खत्म होने के बाद बंबई में भी दोनों की मुलाकातें होती रहीं।
लंबी ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर चलते रहे। हमेशा की तरह रेखा बिना कुछ छिपाए जितेंद्र के साथ अपनी नज़दीकियों के बारे में खुलकर बोलती रही। उस दौर में अपनी निजी जिंदगी की कोई भी बात रेखा छुपाती नहीं थी। इस फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी लड़की की आदत नहीं थी। रेखा से पहले ऐसी कोई और आई भी नहीं थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 70 के दशक की रेखा की। रेखा का काया पलट किसी फिल्मी कहानी के प्लॉट से कहीं ज्यादा रोचक और दिलचस्प था। एक ऐसी परी कथा जिसमें एक साधारण लड़की एक स्वप्न सुंदरी में बदल जाती है। हकीकत में ये असल जिंदगी का सबसे सनसनीखेज काया पलट कहा जा सकता है। एक सामान्य नैन नक्श वाली दक्षिण भारतीय हीरोइन जो आज की स्टाइल की देवी है, एक ऐसी देवी जिस पर उम्र हावी नहीं होती। रेखा ने परिकथा वाले काया पलट के किस्से को जमीन पर उतार कर रख दिया था। जो ख्वाब उसने देखा था वो हकीकत की शक्ल लेकर रेखा की शख्सियत बन चुका था। शुरुआत में रेखा ने सनक की हद तक डाइटिंग की। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कई बार 2 महीने तक सिर्फ दूध पिया और इसी तरह की डाइटिंग से जुड़ी कई सख्तियां खुद पर बरती। वो इरादा कर चुकी थी कि अपने अहद पर कायम रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। आखिरकार 1 साल बाद एक बिल्कुल नई रेखा अवतरित हुई। पूरे शरीर में 1 इंच भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। रेखा अपनी सख्त डाइट पर पूरी तरह कायम थी और उनकी बेहद कड़ी ट्रेनिंग और कसरत भी जारी थी। वो अनुशासित जीवन में जी रही थी और योग भी लगातार कर रही थी। 70 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री में योग और एरोबिक्स का ट्रेंड लेकर आई, जब ये सब बिल्कुल आम नहीं था। रेखा कई मायनों में कई नए चलन शुरू करने वाली नायिका बन चुकी थी। वो एक ट्रेंड सेटर थी। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और फिल्म निर्देशक खालिद मोहम्मद की माने तो रेखा की बदली हुई शख्सियत ने दर्शकों को हैरान कर दिया था। न सिर्फ रुपहले पर्दे पर उनका रूप बदला था, बल्कि उनकी अदाकारी में एकदम जुदा और बेहतर अंदाज की हो गई थी। इस दौर में रेखा के शारीरिक बदलाव की शुरुआत की बानगी देखी। उन्होंने अपने मेकअप, कपड़ों के स्टाइल के साथ ही अपनी अभिनय की अदायगी और हिंदी भाषा पर भी जमकर काम किया, उसे बेदाग बना दिया। 70 के दशक में मेकअप आर्टिस्ट फिल्मों में भी रंगमंच की पुरानी पड़ चुकी मेकअप तकनीकों का ही इस्तेमाल करते थे। आंखों के किनारे खूब सारे मस्कारा के साथ काजल से बनी ऊपर की तरफ की गई कई रेखाएं हीरोइन को नाटकीय और भद्दा लुक देती थी। रेखा ने समझ लिया था कि मेकअप इस शो बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि उन्होंने लंदन जाकर वहां के मेकअप स्कूल में बाकायदा मेकअप करने की तालीम हासिल की। उन्होंने मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को अपने साथ जोड़ लिया। राम दादा अपनी मौत तक रेखा के साथ काम करते रहे। रेखा ने एक बार कहा था, मेकअप एक कला है। मैंने देखा कि मेरे नैन नक्श सही मेकअप के साथ बेहतरीन ढंग से उभारे जा सकते हैं। 1972 में आई रामपुर का लक्ष्मण में मेरी पलकें बेहद डरावनी थीं। मुझे लगा ये मैं हूं ही नहीं, लेकिन राम दादा ने मुझे इस तरह की मुश्किलों से उबार लिया। काफी वजन घटाने के बावजूद रेखा अपने पीछे के हिस्से को लेकर काफी असहज रहती। कहती, मैं अपने कूल्हों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। यहां तक कि अपने सपनों में भी मैं ऊपर के हिस्से में तो बेहद खूबसूरत नजर आती हूं, पर मेरे कूल्हे बड़े ही होते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा का है। बॉलीवुड जगत में आए दिन मसालेदार कहानियां और अभिनेताओं को लेकर खूब अफवाहें सुनने को मिलती रहती है। वहीं इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब दोनों के अफेयर के चर्चे खूब थे
और उन पर हर कोई विश्वास भी करने लगा था। अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त थी, जिसे लोग पर्दे पर देखना काफी पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के संग फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद भी दोनों के अफेयर के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते थे। वहीं उस दौरान एक किस्सा काफी सुर्खियों में रहा, और ये किस्सा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के समय का है, जब रेखा उनकी शादी में गले में मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों को लगने लगा था कि रेखा और अमिताभ बच्चन शादी के बंधन में बंध गए हैं। और इतना ही नहीं, शादी के माहौल के बीच सभी रेखा और अमिताभ की ही बातें कर रहे थे। उस दौरान जया बच्चन और अमिताभ के माता पिता भी शादी में गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। अमिताभ और रेखा के चर्चे सुन सभी के चेहरे लाल हो गए थे। सभी को अच्छी तरह से पता था कि लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर रेखा को शुरू में इसी डर से आमंत्रित लोगों का वो हिस्सा नहीं थी, लेकिन नीतू सिंह की करीबी दोस्त होने की वजह से उन्हें बुलाया गया था। इन अफवाहों के चलते अमिताभ बच्चन और रेखा ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद एक दूसरे के साथ कोई फिल्म साइन ही नहीं की। लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म में दोनों साथ नजर आए। उन्होंने दोनों को एक लव ट्रायंगल फिल्म के लिए कास्ट किया था। फिल्म थी सिलसिला, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास धमाल रेवेन्यू के स्तर पर नहीं मचाया। लेकिन आपको बता दें कि रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जो असल जिंदगी की कहानी थी, उसे एक तरीके से सिलसिला में यश चोपड़ा ने पिरोने की कोशिश की थी। रेखा ने 9 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया बतौर हीरोइन। इन फिल्मों में 2 अनजाने, आलाप, गंगा की सौगंध, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, सुहाग और सिलसिला जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में 5 फिल्में तो सुपर डुपर हिट भी हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी साई की तरह रेखा के साथ रहने वाली फरजाना का है। एक बार फरजाना को लेकर रेखा की जिठानी श्रीमती अनिल गुप्ता ने कहा था, वो और रेखा बिल्कुल पति पत्नी की तरह बर्ताव करते हैं। एक बार जब मशहूर पाकिस्तानी सूफी गायिका आबिदा परवीन को पत्रकार लेखिका मालविका सिंघवी ने गाने के लिए मुंबई के अपने घर पर आमंत्रित किया, तो उस महान गायिका ने मालविका से गुजारिश की थी कि इस मौके पर रेखा को भी बुलाया जाए। मालविका के मुताबिक आबिदा ने उनसे कहा कि अगर कोई मेरे संगीत को समझता है और उसकी कद्र करता है तो वो बस रेखा है। वो शाम आई, आबिदा के सूफियाना सुरों की महफिल सजी और रेखा वहां पर मौजूद थी। मालविका के मुताबिक उस पूरी शाम ऐसा लग रहा था मानो आबिदा परवीन सिर्फ और सिर्फ रेखा के लिए ही गा रही थी। रेखा उन चुनिंदा लोगों में से थी जिन्हें उनकी हर गजल, हर नज्म याद थी, जो उनकी लय के हर उतार चढ़ाव से वाकिफ थी। आबिदा गाती रहीं, रेखा उन्हें देखती रहीं, दाद देती रहीं। ये वाकया उन तमाम जादुई किस्सों में से एक है जो रेखा के रहस्यमय शख्सियत के साथ जुड़ते रहे हैं। सिंघवी के मुताबिक उन तमाम कामयाब लेकिन अकेली महिलाओं की तरह जिन्होंने अपने दम पर जिंदगी में अपना मुकाम हासिल किया है, रेखा ने भी अपनी रुचियों को संवारने के लिए वक्त निकाला है और खुद का ख्याल बड़ी नफासत से रखा। उन्होंने अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया है। वो बेहद सुसंस्कृत हैं, खुशबू, रंगत, सलीका, तहजीब, वो हर चीज की मानो अपने अंदर हर चीज को समेटे हुए हैं। आयुर्वेद, योग, नफीस लाइफस्टाइल से जुड़े दूसरे कई तौर तरीके जब कहीं चलन में नहीं थे, रेखा ने तब उन्हें जीवन में उतारा था। खुद पर काम करना, खुद को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाना, यही उनका काम है और वो उसे शानदार तरीके से निभाती हैं। रेखा खुद भी इस बात को कबूल करती हैं कि जब वो अपनी पुरानी फिल्में देखती हैं तो खुद को पहचान नहीं पाती। अपने इस
कायापलट के बारे में वो कहती हैं कि मेरे मामले में तो ये पूरी तरह बदल जाने जैसा है। यहाँ तक कि मेरा सोचने का तरीका, मेरा चीज़ों को बयां करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि मैं प्यार कैसे करूँगी, गुस्से में कैसे बोलूँगी, या फिर किसी मज़ेदार वाक्य पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दूंगी, मेरी भाव भंगिमा, मेरे चलने का अंदाज, सब कुछ बदल चुका है। वास्तव में मुझे उन दिनों की अब तक याद नहीं है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है, रेखा फिल्म मुकद्दर का सिकंदर को अपनी जिंदगी का अहम मोड़ मानती थी। ये वो लम्हा था जब उन्होंने खुद को पहचाना। इसके बाद से ही ऐसे किरदारों के प्रति उनका लगाव समय के साथ बढ़ता चला गया। वास्तव में रेखा ने अपने करियर में कई बार तवायफ नृत्य की, या एक खास मायने में कहीं अगर दूसरी औरत का किरदार पर्दे पर अदा किया। अगर सही संख्या गिनी जाए तो लगभग 30 फिल्मों में उन्होंने ये रोल किया। कई बार तो वो महज एक गाने के लिए फिल्मों में आई और रोल वही नाचने वाली या तवायफ का रहा। लेखक फिल्मकार खालिद मोहम्मद इन किरदारों पर बारीकी से नजर डालते हुए कहते हैं कि रेखा का जो सबसे शानदार अभिनय है, जिसमें उमराव जान और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं, उन सभी में उन्होंने किसी तवायफ या मुजरा करने वाली, नाचने वाली या फिर ऐसी औरत का किरदार निभाया है जो वास्तव में अपने प्रेमी की जिंदगी में दूसरी या फिर बाहरी औरत बनकर आती है। ऐसी औरत जो कबूल नहीं की जा सकती। इस तरह के किरदारों में इतने शानदार अभिनय की दूसरी मिसाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ मीना कुमारी को ही मिलती है। मीना ने पाकीज़ा में ऐसा ही अमर किरदार निभाया था। उनके निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और अफेयर के बेहद किस्से चर्चा में हमेशा रहे, और रेखा भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड की इस शानदार अभिनेत्री से प्रभावित रही। यहाँ तक कि उन्होंने मीना कुमारी की मौत के बाद उनके मशहूर मेकअप मैन को भी अपने यहाँ काम पर रख लिया। कई बार रेखा का इंटरव्यू ले चुके मूवी मैगजीन के पूर्व संपादक और लेखक दिनेश रहेजा ने रेखा के मीना कुमारी के प्रति लगाव का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। रेखा और उनकी दोस्त अभिनेत्री योगिता बाली अक्सर मीना कुमारी के घर जाया करती थी। ऐसी एक मुलाकात के दौरान रेखा ने मीना कुमारी से पूछा था, मीना जी, मैं एक बात जानने को बेहद बेताब हूँ कि आपको योगिता बाली ज़्यादा पसंद है या फिर मैं। मीना कुमारी का जवाब कुछ इस अंदाज में था, योगिता है ना वो मीठी है और तुम हो ना नमकीन हो, और नमकीन का जायका हमेशा ज़्यादा देर तक रहता है। रेखा एक सेक्स सिंबल बनकर उस दौर में उभरना शुरू हुई थी, और कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंधों को लेकर भी रेखा की चर्चा लगातार फिल्म इंडस्ट्री में होती रही, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर बाद में फरजाना को लेकर भी किस्सा आया। मालविका सिंघवी की नज़र में फरजाना किसी मर्दाना चाल ढाल वाले आवारा लड़के की तरह नजर आती है। फरजाना अक्सर पैंट और शर्ट के ऊपर जैकेट पहनती हैं और उनकी शर्ट का एक बटन हमेशा खुला रहता है। बाल छोटे हैं और हेयर स्टाइल बिल्कुल अमिताभ की याद दिलाता है। संघवी कहती हैं कि जो भी रेखा के बारे में जानता है उसे ये मालूम है कि रेखा की कामयाबी और उनके इर्द गिर्द फैले रहस्य के आवरण का श्रेय फरजाना को जाता है। फरजाना न केवल रेखा की समर्पित सेक्रेटरी हैं, बरसों पुरानी दोस्त हैं और राजदार हैं, बल्कि रेखा के लिए हर खबर की जानकारी रखना, उनको सलाह देना, उनकी मदद करना, मौका पड़ने पर किसी भी मुश्किल में रेखा को बचाने के लिए उनकी ढाल बन जाना और उनकी हर योजना में शामिल रहना भी उनकी खूबी है। यानी कि रेखा तक पहुंचना है तो आपको फरजाना से होकर गुजरना होगा। वही फरजाना जिनको लेकर रेखा की जेठानी ने कहा था कि रेखा और फरजाना का रिश्ता बिल्कुल पति पत्नी सा लगता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा है तो रेखा का, लेकिन सुनाने वाली हैं विनोद मेहरा की पत्नी किरण मेहरा। मशहूर अदाकारा रेखा का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त तक के नाम शामिल रहे। दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के लिए तो ये भी कहा गया कि रेखा ने उनसे शादी कर ली थी। रेखा और विनोद मेहरा के रिश्तों पर
विनोद मेहरा की पत्नी किरण मेहरा ने हाल ही में मीडिया से कई बातें शेयर की हैं। किरण मेहरा की शादी विनोद मेहरा से हुई थी। दोनों ने साल 1988 में शादी रचाई थी और इस कपल के 2 बच्चे हैं। विनोद मेहरा ने जब उनके अफेयर के किस्से रेखा के साथ चल रहे थे, उस दौर में कहा जाता था कि दोनों ने शादी कर ली है और विनोद मेहरा की मां को रेखा का विनोद मेहरा का साथ पसंद नहीं था। किरण मेहरा ने दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में रेखा और विनोद मेहरा के संबंधों पर कई बातें की हैं। उन्होंने रेखा के लिए कहा कि वो एकमात्र इंसान है जो विनोद मेहरा के आखिरी वक्त तक साथ खड़ी रही। रेखा को लेकर किरण मेहरा ने कहा कि हम लोगों के लिए वो एक फैमिली मेंबर की तरह रही हैं और अब भी मैं और उन्हें एक दोस्त के रूप में ही देखती हूँ। किरण मेहरा ने कहा कि जब मेरी शादी विनोद मेहरा से हुई थी तब भी रेखा हमारी शादी में शामिल हुई थी। अगर मैं आज उनसे मिलती हूं तो उन्हें कसकर गले लगा लूंगी। रेखा के लिए अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए किरण मेहरा ने आगे कहा कि मैं अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान से नहीं कर रही हूं जो इतनी ऊंचाइयों पर है और सफल है, पर मैं और रेखा काफी हद तक एक जैसे हैं। आपको बता दें कि किरण विनोद मेहरा की तीसरी पत्नी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी रचा ली है, लेकिन विनोद मेहरा की मां की आपत्ति की वजह से इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो रेखा ही जानती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा का है। जब रेखा ने मर्द और शारीरिक संबंध पर एक सनसनी मचा देने वाला बयान दिया। रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हैं जो अपनी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। रेखा ने फिल्मी दुनिया में कई हिट फिल्में दी, लेकिन वो अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ और बयानों की वजह से कई बार सुर्खियों में रही। वो लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी रेखा से जुड़े किस्से हमेशा फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं। एक्ट्रेस की शादी, लव लाइफ से लेकर मांग में लाल सिंदूर के बारे में भी लोग बात करना नहीं भूलते। लेकिन एक बार रेखा ने शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप पर हैरान कर देने वाला बयान दिया था, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। रेखा की बायोग्राफी में उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में उनके कई बयान भी मौजूद हैं जो लंबे समय तक चर्चा में रहे। एक बार रेखा ने मर्द और शारीरिक संबंध पर बयान दिया था। इस किताब के मुताबिक एक बार रेखा ने एक फिल्म जर्नलिस्ट से कहा था कि अगर आपको किसी मर्द के नजदीक जाना है तो सिर्फ सेक्स के जरिए ही जा सकते हैं। आप किसी मर्द के बेहद करीब तब तक नहीं जा सकते अगर आपने उसके साथ सेक्स नहीं किया हो तो। रेखा के इस बयान ने उन दिनों बवाल मचा दिया था। हर कोई उनकी बात करता हुआ नजर आता था। हालांकि इसके अलावा भी रेखा ने सेक्स पर कई बयान दिए। एक बार रेखा ने अपने बयान में शादी से पहले सेक्स पर सहमति जताई थी और इतना ही नहीं, ऐसी सोच न रखने वाले लोगों को पाखंडी बताया था। रेखा ने कहा था कि शादी से पहले अगर सेक्स होता है तो ये नेचुरल है और जो लोग ऐसा करते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए या इस तरह की बातें करते हैं कि लड़कियों को अपनी सुहागरात से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, तो वो बकवास बातें करते हैं और वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। रेखा का करियर काफ़ी हिट रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी बुरे दिन देखे और इतना ही नहीं, उनके बयानों का असर भी उनकी जिंदगी पर पड़ा। ये बात उनकी बायोग्राफी में नजर आती है। किताब के मुताबिक इन बयानों की वजह से ही विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया था। विनोद मेहरा की मां ने रेखा को बहू के रूप में मानने से साफ तौर पर मना कर दिया था। रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई और वो शुरुआती दिनों में ही अपनी शादी से बेहद खुश थीं, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा वक्त नहीं चला। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकेश ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं बताया, लेकिन जमाने ने
मुकेश अग्रवाल की मौत का जिम्मेदार रेखा को माना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा की शादीशुदा जिंदगी का है। जब रेखा ने पति की खुदकुशी के बाद कहा था, मुझे हनीमून पर ही बात समझ आ गई थी कि रिश्ते में कुछ भी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मशहूर अभिनेत्री रेखा अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही। उनका फिल्मी करियर जितना कामयाब रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही कठिनाइयों से भरी रही। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्म जगत में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सफल अभिनेत्री के रूप में फिल्मी जगत में अपनी एक जगह बनाई। प्रशंसकों से तो उन्हें खूब प्यार मिला, लेकिन असल जीवन में उनका प्यार अधूरा रह गया। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद ही उनके पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और इसका पूरा इल्जाम रेखा पर लगा। अपने पति के निधन के काफी समय के बाद रेखा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। खबरों की माने तो जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी की तो उस दौरान रेखा पर आरोप लगे थे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रेखा ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी और उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि मैं सबसे पहले हर किसी को यह बताना चाहती हूं कि तलाक मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो उन्हें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए। रेखा ने इस बातचीत के दौरान यह भी बयां किया कि शादी के बहुत ही कम समय में उन्हें फर्क महसूस होने लगा था। रेखा ने कहा कि जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे तो उस वक्त ही मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। रेखा ने कहते हैं 2 शादियां की थी। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के काफी चर्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर ले गए तो उनकी मां ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया। यहां तक कि जब रेखा ने उनके पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू के तौर पर स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटनी शुरू कर दी। कहा तो यह भी जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी भी रचा ली थी, लेकिन साल 2004 में दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 दशक पहले श्याम बेनेगल की एक फिल्म आई थी जुबैदा, और उसकी कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर थी। आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा कृष्णा कुमारी का है, जुबैदा की सौतन। 16 साल की उम्र में शादी से पहले अगर किसी लड़की को कहा जाए कि उसके पति की 3 शादियां होंगी तो शायद ही कोई ऐसे पति के साथ शादी करने को तैयार हो। लेकिन गुजरात की छोटी सी रियासत की राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने जोधपुर के युवराज के साथ शादी की और यहां की महारानी बनी। इसके बाद उनके पति ने पहले एक अंग्रेज नर्स को उनकी सौतन बनाया और फिर बाद में जुबैदा को। देश की आजादी के समय जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की आशंका के तूफान को कृष्णा कुमारी ने बहुत नजदीक से देखा था। इससे उबर भी नहीं पाई थी कि निजी जीवन में एक के बाद एक 2 सौतन ने उनके निजी जीवन में भूचाल ला दिया।
ये भूचाल थमता कि उससे पहले ही उनके पति ने दुनिया छोड़ दी। इसके बाद शहर के व्यापारियों ने एक बार उन्हें खाने पीने का सामान उधार तक देना बंद कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया और हमेशा राजपरिवार की एक मुख्य स्तंभ बनी रही। उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर द रॉयल ब्लू नाम से एक किताब भी आई। गुजरात की छोटी सी रियासत ध्रांगध्रा से हनवंत सिंह के साथ शादी कर जोधपुर पहुंची कृष्णा कुमारी का गृह प्रवेश उम्मेद भवन में हुआ था और एक ज्योतिषी की माने तो उनकी मां ने पहले ही कह दिया था कि उनके पति के जीवन में कृष्णा के अलावा 2 अन्य महिलाओं का भी आगमन होगा और ये बात सही साबित हुई। घूंघट में सिमटी कृष्णा शादी के 6 महीने बाद तक उम्मेद भवन को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। बाद में ससुर उम्मेद सिंह ने घूंघट से निजात तो दिलाई। शादी के बाद पहली 2 संतान के रूप में लड़कियों ने जन्म लिया तो कई बार ताने भी सुनने को मिले। तीसरी संतान के रूप में पुत्र गज सिंह का जन्म होने के बाद उनका मान सम्मान बढ़ा। देश की आजादी से चंद दिन पूर्व यानी कि 21 जून साल 1947 को ससुर उम्मेद सिंह के निधन के बाद हनवंत सिंह जोधपुर के महाराजा और कृष्णा कुमारी महारानी बने। इस बीच उनके पति महाराजा हनवंत सिंह को एक अंग्रेज नर्स सैंड्रा मैकब्राइड से इश्क हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। सरदार पटेल ने कृष्णा की सास को फोन कर हनवंत सिंह के विवाह करने की सूचना दी थी। यह विवाह 1.5 साल ही चल पाया और हनवंत सिंह ने सैंड्रा को तलाक दे दिया। इससे मिली राहत कुछ महसूस होती उससे पहले हनवंत सिंह पर डांस करने जोधपुर आई जुबैदा का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। जुबैदा के प्यार में पूरी तरह डूब चुके हनवंत सिंह आखिरकार एक विमान हादसे में उसके साथ ही मारे गए। पति की मौत और देश आजाद होने की वजह से हालात बहुत तेजी से बदले। राजपरिवार के सामने रोजमर्रा का खर्चा चलाने में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। काफी ज्यादा उधारी चढ़ने के वजह से उम्मेद भवन भी में किराए का सामान पहुंचाने वाले दुकानदारों ने जो किराने का सामान पहुंचाते थे सामान भेजना बंद कर दिया और ऐसे विषम हालात में उन्होंने 12 मई साल 1952 को अपने पुत्र गज सिंह का राज तिलक कराया और कृष्णा कुमारी महारानी से राजमाता बन गई। विषम हालात में राजमाता कृष्णा कुमारी ने बड़ी मुश्किल से राजपरिवार को राजमहल में चलने वाले धोखे और प्रतिघात के बीच संभाला। लेकिन वक्त बदला। 1971 में कृष्णा कुमारी ने अपनी सास के कहने पर जोधपुर से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लाइमलाइट से दूर रहीं और 95 बरस की उम्र में साल 2018 में हनवंत सिंह की कृष्णा कुमारी महारानी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। इसी कहानी पर श्याम बेनेगल ने फिल्म जुबैदा बनाई जिसमें महारानी कृष्णा कुमारी का किरदार रेखा ने निभाया और हनवंत सिंह बने मनोज वाजपेयी, जुबैदा बनी करिश्मा कपूर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और रेखा का है, लेकिन बात 45 साल पुरानी है। 45 साल पहले जब रेखा की एक हरकत से अमिताभ बच्चन चिढ़ जाते थे और बाद में वो किस्सा बन गया। अमिताभ बच्चन और रेखा ने पहली बार फिल्म 2 अनजाने में एक साथ काम किया, लेकिन तब इन्हें कहां पता था कि दोनों की ये मुलाकात जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। दुलाल गुहा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ, रेखा के अलावा प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, ललिता पवार, प्रदीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो था। 26 नवंबर साल 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा और अमिताभ वाकई एक दूसरे से अनजाने थे, लेकिन शूटिंग सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दर्शकों को ये जोड़ी पसंद आने लगी। रेखा अमिताभ बच्चन भले ही बरसों से साथ काम न कर रहे हों, लेकिन इनका गाहे बगाहे एक दूसरे के साथ नाम जुड़ता ही है।
कहते हैं कि इनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है कि सिर्फ आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल पढ़ लेते हैं। इन्हें भी तो नहीं पता था कि दो अनजाने फिल्म सेट पर हुई मुलाकात के बाद पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे का नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली फिल्म में दोनों एक दूसरे के साथ सहज थे। रेखा ने एक बार सिमी ग्रेवाल के शो पर बताया था कि दो अनजाने की शूटिंग के वक्त मैं सीनियर थी, लेकिन दीवार फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद अमिताभ का नाम फिल्म इंडस्ट्री में छा गया था। कुछ उनकी सफलता की कहानी का असर था कि सेट पर अमिताभ को देखकर मैं इस कदर नर्वस हो जाती थी कि अपने डायलॉग्स तक भूल जाती थी। अमिताभ की पर्सनैलिटी से रेखा बहुत प्रभावित थी। उन्होंने कहा था कि मैं अमिताभ जैसे शख्स से कभी नहीं मिली, उनमें बहुत सी खूबियां हैं। अमिताभ से मिलने के बाद मेरे सोचने का नजरिया ही बदल गया। वहीं लेखक पत्रकार यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी लिखा है कि दो अनजाने के सेट पर रेखा टाइम से नहीं आती थी। इससे अमिताभ बच्चन काफी चिढ़ जाते थे। एक दिन उन्होंने रेखा से कहा कि वो सेट पर टाइम से आया करें और अपनी शूटिंग को सीरियसली लें। अमिताभ ने कुछ इस अंदाज में ये बात कही कि रेखा ने उनकी बात मान ली। काम के प्रति अमिताभ की लगन और उनका व्यवहार रेखा को इतना पसंद आया कि उनकी अमिताभ से अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि इनकी दोस्ती के चर्चे कम अफेयर के खूब हुए। शादीशुदा अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ नाम इस कदर जुड़ा कि लाख सफाई देने के बाद आज भी इनके रिश्ते को लेकर चर्चा होती है। यूं तो रेखा के मामले पर अमिताभ चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बोले थे। बात 1998 की है। अमिताभ ने इंटरव्यू के दौरान जब सिमी ग्रेवाल से पूछा गया कि रेखा को लेकर अफवाहें क्या आपको परेशान करती हैं, इस सवाल के जवाब में अमिताभ ने कहा था, नहीं, मैंने इन आरोपों का बहुत सामना किया है, लेकिन कुछ आरोप बेहद बेहुदा थे। कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मैं उनके साथ रहने लगा हूं। कुछ का तो ये भी दावा था कि उनके पास उस घर की तस्वीरें भी थीं जहां मैंने उन्हें रखा था। तो फिर ऐसी बातों के बारे में क्या कहें, ये तो महज मजाक से अधिक कुछ नहीं। वो मेरा घर है जहां मेरी फैमिली रहती है, मेरे माता पिता रहते हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूं। ये बहुत संवेदनहीन बात है कि बिना किसी सच्चाई, बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए कि आपने हम दोनों को कब साथ में देखा था कि आपको इस तरह की बातें करने का इशारा मिल गया। खैर, दोनों आज भी फंक्शन में एक साथ नजर तो आते हैं, लेकिन साथ नहीं होते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का ये किस्सा है तो रेखा का, लेकिन हम आपको भानु रेखा से मिलाएंगे। एक बार रेखा ने कहा था, जब मैं 9वीं क्लास में थी तो मेरी पढ़ाई रोक दी गई और 14 साल की उम्र में मुझे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे काफी वक्त तक ये भी मालूम नहीं था कि मेरी मां पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। मैं फिल्मों के सेट पर जाने से इनकार करती तो अक्सर मेरा भाई मुझे पीटता था। भानु रेखा जब इस दुनिया में आई तो उनका जन्म अफवाहों से घिरा हुआ था। इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ा। जेमिनी की नाजायज बेटी होने की अफवाह पूरे मद्रास में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। बचपन से ही उसकी मां ने यह बताया था कि उसका नाम भानु रेखा गणेशन है। इसी नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती थी जिसके लिए वो खुद हमेशा तरसी थी। गणेशन का नाम उस सम्मान और गरिमा का एहसास दिलाता था जो पुष्पावल्ली हर हाल में चाहती थी। हालांकि 50 के दशक की शुरुआत में किसी भी बिन ब्याही मां के लिए सम्मान और गरिमा काफी दुर्लभ चाहती थी। भारतीय समाज में ऐसे रिश्तों से जन्म लेने वाली संतान के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। करीब उसी दौरान जेमिनी फिल्म मनम पोल मंगलम की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनका डबल रोल था। फिल्म में जेमिनी की 2 हीरोइनें थीं, सुरभि बाला सरस्वती और सावित्री। ये फिल्म बेहद कामयाब रही और जेमिनी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन ये खबरें आते देर नहीं लगी कि अपनी खूबसूरत हीरोइन सावित्री से जेमिनी का अफेयर चल रहा है। फिर जल्दी ही ये खबर भी आ गई कि दोनों ने
मैसूर के चामुंडी मंदिर में गुपचुप शादी कर ली है। जेमिनी की बेटी नारायणी गणेश की माने तो उनकी यानी कि जेमिनी और सावित्री की शादी कामयाब रही और कई साल तक चली। उनके बच्चे भी हुए। जेमिनी और सावित्री का रिश्ता उनकी रील और रियल लाइफ दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। इस शादी ने पुष्पावल्ली का दिल तोड़ दिया। सावित्री ने अपने नाम के साथ गणेशन का नाम लगाना शुरू कर दिया। ये वो हक था जो जेमिनी ने कभी भी रेखा की मां पुष्पावल्ली को नहीं दिया था, बावजूद इसके कि वो उनकी 2 बेटियों के पिता थे, बावजूद इसके कि पुष्पावल्ली ने अपनी जिंदगी के कई साल और अपना करियर उनके नाम कर दिया था। इस झटके से उबरना उनके लिए आसान नहीं था। कहा जाता है कि जब तब उनकी बेटी राधा का जब जन्म हुआ, पुष्पावल्ली और जेमिनी का रिश्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जेमिनी ने उन्हें और अपनी बेटियों को कबूलने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने पुष्पावल्ली के घर जाना भी बहुत कम कर दिया था। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि पिता जेमिनी से बच्चों की मुलाकातें कम होती और उनके बारे में अखबारों और मैगजीन्स के जरिए ही ज्यादा खबरें मिला करती। इन हालात ने भानुरेखा पर गहरा असर डाला। वो बड़ी हो रही थी और हर चीज को समझने लगी थी। उस कच्ची उम्र में उसे मालूम था कि उसके पिता एक दूसरे घर में रहते हैं जहां उनका एक और परिवार है, वो परिवार जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। उसमें उनकी बेटियां हैं जिन्हें वो सब चीजें मिलती हैं जो उसका हक भी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नहीं मिलता। उसे पता था कि वो सिर्फ नाम के ही पिता हैं, वो शायद कभी भी पूरी तरह से उनके नहीं हो सकते। उसने पूरे बचपन इस रिश्ते की चाहत में अपनी मां को धीरे धीरे टूटते देखा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा फिल्म सिलसिला, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का है। सिलसिला फिल्म की शूटिंग कश्मीर में शुरू हो चुकी थी और इसे बेहद गोपनीय रखा गया था। वहां मीडिया के आने पर पाबंदी थी और यहां तक कि किसी दोस्त की एंट्री भी नहीं थी। यश चोपड़ा बहुत सतर्क थे, वक्त का तकाजा था और कहते हैं कि वो दोनों महिलाओं को जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश में जुटे रहते थे ताकि किसी तरह के टकराव के हालात पैदा ही ना हो। हर सीन को पूरी प्लानिंग और चतुराई के साथ फिल्माया जाना था। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान चौकन्ना और डरा हुआ रहता था क्योंकि रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ पर उतारी जा रही थी। फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। असल जिंदगी में भी यही कहानी चल रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था क्योंकि फिल्म में यही तीनों साथ में काम कर रहे थे। यश चोपड़ा जैसे रुतबे के फिल्मकार के मुंह से निकली इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर आप गौर से बीबीसी को दिए उनके इस बयान को पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने सीधे और सपाट शब्दों में कह दिया था कि रेखा और अमिताभ के रिश्ते का वजूद सिर्फ किस्सों और बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन्स में ही नहीं, असल जिंदगी में भी था। यही नहीं, अपनी जिंदगी के आखिरी अहम इंटरव्यू में भी यश इसका जिक्र करना नहीं भूले। शाहरुख खान को दिए अपने इंटरव्यू में यश बोले, फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मैंने दोनों को अलग अलग बोला। इकट्ठा मिलना तो मुश्किल ही था और वजह सब जानते हैं। मैंने कहा कि यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, यार मेरे सेट पर कोई गड़बड़ी मत करना यार प्लीज। और दोनों ने मुझसे यकीन दिलाया और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्होंने फिर मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। उस दौर में छपी खबरों की माने तो रेखा जया का सामना करने से परहेज करती थी। दरअसल रेखा सेट पर जया के आने से पहले या उनके चले जाने के बाद ही आती। ये बात और है कि शूटिंग में कहानी की मांग पर तीनों को कई बार एक साथ सेट पर मौजूद रहना पड़ा। ऐसा जब भी होता तो रेखा, जया और अमिताभ अजनबियों की तरह सेट पर अलग अलग बैठते, न कोई बातचीत, न ही चेहरे पर कोई भाव होता। हालांकि फिल्म में इन तीनों का बढ़िया अभिनय देखने के बाद ये यकीन करना मुश्किल है तीनों कितने अव्वल दर्जे के कलाकार हैं, इसका अंदाजा फिल्म देखकर लगता है।
प्रेस पर लगी पाबंदी के बावजूद फिल्मी पत्रिकाओं के गॉसिप कॉलम में सिलसिला और उसके तीनों कलाकार छाए रहते। इसकी शूटिंग से जुड़ी खबरें भी लगातार छपती रहीं। फिल्म पत्रिका सिने बिल्ड्स ने एक रिपोर्ट छापी, इनसाइड द मेकिंग ऑफ सिलसिला, और इस रिपोर्ट में उन्होंने फिल्म के कुछ सीन का विवरण दिया। जय बच्चन को एक सीन में रोना था। फिल्मों में आंसू बहाने के लिए सीन के लिए अक्सर ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। जय ने भी ग्लिसरीन की मांग की तो यूनिट के एक सीनियर मेंबर ने हैरान होकर उनसे पूछ लिया कि उनके जैसी शानदार अदाकारा को भी रोने के लिए क्या ग्लिसरीन की जरूरत है। जया ने जवाब दिया, इतना रो चुकी हूं कि अब और रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और रेखा के पति मुकेश अग्रवाल का है। खुदकुशी से पहले मुकेश अग्रवाल ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा क्या था। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उनकी एक्टिंग और उनकी अदाएं दोनों ही उनके फैंस को दीवाना बना देती हैं। कई दशकों तक इंडस्ट्री में काम कर चुकी रेखा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की और खूब नाम कमाया। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे कहीं ज्यादा उनकी निजी जिंदगी की चर्चा रही। रेखा की निजी जिंदगी से हर कोई बेहद अच्छे से वाकिफ है। क्या ये सच है? नहीं। रेखा की जिंदगी बहुत उलझी हुई है, बहुत रहस्यमय है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार मिल ही नहीं पाया। शादी भी की, लेकिन हमसफर ने बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया। दिलकश रेखा के अफसाने बस अमिताभ तक सीमित नहीं रहे। इन अफसानों में रेखा तो अकेली रही, लेकिन साथी लगातार बदलते रहे। रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था कंट्रोवर्सीज के साथ, लिंकअप्स की खबरों के साथ। बॉलीवुड में अमिताभ के बाद रेखा का सबसे चर्चित रिश्ता विनोद मेहरा के साथ रहा। इसके अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, किरण कुमार, राज बब्बर, साजिद खान, अक्षय कुमार और संजय दत्त से भी जुड़ा। कहा जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी भी कर ली थी, लेकिन ये शादी सीक्रेट ही रही। रेखा ने जिस शादी का ऐलान किया था वो थी मुकेश अग्रवाल से उनकी वेडिंग। साल 1990 में दिल्ली के एक बर्तन कारोबारी मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी हुई। मुकेश अग्रवाल उस समय मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। रेखा और मुकेश की मुलाकात दोनों की एक कॉमन फ्रेंड के चलते हुई थी और पहली मुलाकात में ही मुकेश अग्रवाल रेखा को पसंद नहीं आए। हालांकि बहुत जल्द ही दोनों को एक दूसरे से बाद में इश्क भी हो गया और दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि फिर दोनों ने 1 महीने के अंदर शादी करने का फैसला कर लिया। रेखा और मुकेश ने साल 1990 में मुंबई के एक मंदिर में शादी की, लेकिन रेखा और मुकेश ने जितनी जल्दी प्यार किया उतनी जल्दी शादी की और उतनी ही जल्दी दोनों के रिश्ते का अंत भी हो गया। शादी के 6 महीने के बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। यहां तक कि मुकेश ने खुदकुशी भी कर ली और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि रेखा मुकेश से परेशान हो चुकी थी। मुकेश अपने बिजनेस के लिए रेखा के नाम और उनके चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रेखा को ये मंजूर नहीं था। वो मुकेश से कह भी चुकी थी कि अपने व्यापार में मुझे इन्वॉल्व मत करो। इसलिए रेखा ने उनसे अलग होना ही बेहतर समझा और फिर तलाक ले लिया। मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस को लेकर पहले से ही परेशान थे और रेखा से तलाक के बाद वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा परेशान हो गए। मुकेश काफी तनाव में आ गए थे। वो अपनी जिंदगी से इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। मुकेश ने तलाक के कुछ महीनों के बाद अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगा ली। हालांकि वो दुपट्टा रेखा का था, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान कभी नहीं आया। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। बताया जाता है कि सुसाइड नोट में साफ तौर पर जिक्र नहीं था कि उनकी मौत के बाद उनकी मौत के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए और मौत के बाद उनकी
संपत्ति को लेकर उसमें एक जिक्र था। अपने सुसाइड नोट में वो लिख गए थे कि उनका भाई और उनकी मनोचिकित्सक आकाश बजाज और उनके दोनों बच्चों की देखभाल वही करें। भाई के बच्चे थे। रेखा के लिए मुकेश ने सुसाइड नोट में लिखा था कि रेखा कमाने में सक्षम है और मेरी संपत्ति में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, जो कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के करीबी दोस्त थे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुकेश की मौत के बाद रेखा ने उनके परिवार से कभी कुछ नहीं लिया। वहीं मुकेश अग्रवाल के भाई ने भी रेखा की तरफ से ये कहा था कि जो लोग ये चाहते हैं कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से पैसों के लिए शादी की थी, उन्हें बता दें कि रेखा ने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, न कभी कुछ लिया, न हमने कभी कुछ दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और शशि कपूर का है। रेखा और शशि कपूर दोनों ही बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स रहे। शशि कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रेखा का जलवा अभी भी बरकरार है। रेखा अब भले ही ज्यादा फिल्मों में काम ना करती हूं, लेकिन जब भी स्टाइल और ग्लैमर की बात आती है तो उनकी चर्चा जरूर होती है। शशि कपूर ने जब पहली बार रेखा को देखा था तो उन्हें काली, मोटी और फूहड़ कहकर उनका मजाक उड़ाया था। हालांकि बाद में उन्हीं शशि कपूर के साथ रेखा ने 17 फिल्मों में काम किया। रेखा ने 1970 में सावन भादो नाम की फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और फिल्म के प्रीमियर पर रेखा को देखकर शशि कपूर ने कह दिया था कि ये मोटी, काली, फूहड़ एक्ट्रेस कैसे इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना पाएगी। रेखा ने अपने आलोचकों के मुंह अपनी अदाकारी से बंद कर दिए। बाद में शशि कपूर ने एक के बाद एक 17 फिल्मों में रेखा के साथ काम किया। शशि कपूर ने 1977 में रेखा के साथ लगातार 3 फिल्में की। ये फिल्में थीं फरिश्ता या कातिल, चक्कर पे चक्कर और ईमान धर्म। 1978 में राहु केतु और 2 मुसाफिर में भी दोनों साथ नजर आए। उसके अगले साल भी शशि कपूर और रेखा ने साथ में एक फिल्म की और फिल्म का नाम था सुहाग। सुहाग ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके अलावा जिन प्रमुख फिल्मों में रेखा और शशि कपूर ने साथ में काम किया उनमें प्यार की जीत, जमीन आसमान, बसेरा, जानी दोस्त, काली घटा, क्लर्क और नियत जैसी फिल्में हैं। शशि कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म उत्सव, इजाजत और विजेता में भी रेखा ने काम किया था। रेखा ने 17 फिल्मों में शशि कपूर के साथ काम किया। वो शशि कपूर जिन्होंने पहली नजर में रेखा को काली, मोटी और फूहड़ कहकर उनका मजाक उड़ाया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।